का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज से तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लाए हैं दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो दोस्तों, तो चलिए हम लोग, यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, तभी आपको इस वीडियो का फ़ायदा यानी क्वेश्चन का किस टाइप का है तभी आपको इस पता चल पाएगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है दोस्तों? तो प्रतिबिंब बिंब वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है दोस्तों। प्रतिबिंब किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आप इसका आंसर यह दे सकते हैं कि बिंब वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है दोस्तों? वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है दोस्तों? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, उतारा जा सकता है दोस्तों। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं दोस्तों। तीसरा है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं दोस्तों, दर्पण के आगे बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब में है दोस्तों कि इसका विपरीत हो जाएगा दोस्तों, इसका उल्टा हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब में है दोस्तों, यह आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है दोस्तों। दूसरा है कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और जबकि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है दोस्तों। तीसरा है कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि लेंस की क्षमता किसे कहा जाता है तथा इसका एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की शक्ति यानी लेंस की क्षमता कहा जाता है दोस्तों। प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की शक्ति को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है दोस्तों। इसे लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है दोस्तों। इसे लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है दोस्तों। अर्थात लेंस की क्षमता यानी P बराबर होता है दोस्तों 1/f, जहाँ f बराबर क्या होता है दोस्तों? फोकस दूरी। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? सचित्र स्पष्ट करना है दोस्तों कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है दोस्तों। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है दोस्तों। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है दोस्तों, तो विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको चित्र भी दिखाया गया है दोस्तों, देखिए यहाँ हो गया दोस्तों श्वेत प्रकाश, जब किसी प्रिज्म में, ये प्रिज्म हो गया दोस्तों, इससे जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है दोस्तों। इसका ट्रिक याद करना है, बैजनिया पिनाला दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि लघुपथन क्या है या लघुपथन से आप क्या समझते हैं दोस्तों? लघुपथन क्या है या लघुपथन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, कभी कभी खराब तथा क्षतिग्रस्त तार विद्युतमय तथा और उदासीन तार आपस में बिना किसी प्रतिरोधक के संपर्क में आ जाते हैं और परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे ही लघुपथन कहा जाता है दोस्तों, इसे ही लघुपथन कहा जाता है।
और इससे परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तथा लघुपथन के स्थान पर चिंगारी उत्पन्न होने से भी आग भी लग जाती है दोस्तों। आप अपने घरों में देखे होंगे दोस्तों कि कभी कभी 2 तार रहता है दोस्तों, उसमें कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि मान के चलिए तार क्षतिग्रस्त हो जाता है दोस्तों, और दोनों तार सट जाता है, जिसके कारण लघुपथन होता है दोस्तों, और कभी कभी उससे लगे उपकरण खराब हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आदर्श ईंधन किसे कहा जाता है दोस्तों, इनकी विशेषताओं को लिखना है। आदर्श ईंधन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वैसा ईंधन जिसका ऊष्मीय मान अधिक हो, वैसा ईंधन जिसका ऊष्मीय मान अधिक हो, जिसमें धुआं का उत्सर्जन नहीं हो और जो हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी नहीं करता है, उसे ही आदर्श ईंधन कहा जाता है दोस्तों। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों कि जिसका ऊष्मीय मान उच्च हो। आदर्श ईंधन की विशेषताएं क्या है दोस्तों? तो आपको 4 विशेषता पूछेगा दोस्तों, आप लिख दीजिएगा। जिसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन आपसे आता है, इसलिए यह गेस क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, तो इसे आप जरूर याद करें दोस्तों। और दूसरा, जो सस्ता एवं सुगमता से उपलब्ध हो दोस्तों, जो हमें सस्ता भी हो और आसानी से उपलब्ध भी हो दोस्तों। तीसरा है जो धुआं उत्पन्न ना करे दोस्तों, जो अधिक धुआं उत्पन्न ना करे दोस्तों। चौथा है जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो दोस्तों, जिसका भंडारण यानी भंडार भी बहुत बड़े में होना चाहिए दोस्तों, और परिवहन जो और हमें आसानी से भी उपलब्ध हो जाए दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है क्यों? अर्थात मोटर एवं बस चालकों के पास उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है? तो चलिए इसके क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों कि उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा रहता है दोस्तों। आप लोग देखे होंगे भी दोस्तों कि मोटर कारों में यानी मोटरसाइकिल में दोस्तों ड्राइवर की सीट के पास लगा रहता है। इसमें ड्राइवर पीछे से सड़क पर आने वाले सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब को देखता है दोस्तों। इसमें पीछे से आने वाले सभी गाड़ियों के व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब को देखता है दोस्तों। ये प्रतिबिंब आकार में सीधे तथा छोटे होते हैं दोस्तों। आप लोग देखेंगे भी दोस्तों कि यह उत्तल लेंस होता है जिसमें छोटा और सीधा वस्तु दिखाई पड़ता है दोस्तों। इनकी काम के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, परंतु उत्तल दर्पण का लाभ यह है कि इसके द्वारा बड़े क्षेत्रफल में फैली वस्तुओं को प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन अर्थात इसका दृष्टि क्षेत्र समतल दर्पण के दृष्टि क्षेत्र से कहीं अधिक बड़ा होता है दोस्तों। यह बड़े से क्षेत्रफल को एक छोटे से मिरर में दिखाई देता है दोस्तों, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विभव तथा एवं विभवांतर से आप क्या समझते हैं? विभव एवं विभवांतर से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों किसी चालक का विभव। इसका आंसर है दोस्तों कि किसी चालक का विभव चालक की वह विद्युत अवस्था पर है। किसी चालक का विभव चालक की वह विद्युत अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाह होने की दशा निर्भर करती है दोस्तों। किसी चालक का विभव चालक की वह विद्युत अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाह होने की दिशा निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं दोस्तों। किसी बिंदु पर विभव इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है दोस्तों। जबकि किसी विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि यह क्वेश्चन भी आप लोग को समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में अतिभारण का क्या अर्थ है दोस्तों। लघु पठन तो आप लोग समझ गए हैं दोस्तों। अब चलिए विद्युत परिपथ में अतिभारण से क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। कि यदि किसी, इसका आंसर है दोस्तों, यदि किसी विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों द्वारा, किसी विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों द्वारा खींची गई विद्युत धारा उस परिपथ में उपयोग में लाए गए तारों के महत्तम धारा प्रवाहित होने की क्षमता से अधिक हो जाती है, तो उसे अतिभारण उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। अतिभारण के कारण तार गर्म हो जाता है दोस्तों। आप लोग को ये आंसर समझ में आया दोस्तों कि किसी विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों द्वारा खींची गई विद्युत धारा, यानी मान के चलिए कोई उपकरण है दोस्तों, जैसे ले रहा है 50 वाट का वह शक्ति ले रहा है दोस्तों, और विद्युत परिपथ में शक्ति है 40 वाट दोस्तों, 40 वाट है, यानी विद्युत धारा का मान कम है लेकिन यहाँ उपयोग ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। इसे ही अतिभारण कहा जाता है दोस्तों। और अतिभारण के कारण तार गर्म हो जाता है दोस्तों। क्या होता है, अतिभारण के कारण तार गर्म हो जाता है दोस्तों। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त नियम को लिखना है दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली तथा अंगूठों को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है दोस्तों। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त नियम का अंगूठा भी आप समझ गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।